हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ हेमंत। जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशल साइंस द अर्थ और हैबिटेट क्लास 6th NCERT। ठीक है, क्लास 6 NCERT पढ़ रहे हैं हम। ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं NCERT की। ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, बाकी सारी स्टार्ट करेंगे और 6 to 12 जितनी भी NCERT है कोशिश करेंगे सारी की सारी पढ़ाएं और साथ में चलते चले जाएँ। आई होप आप हमारे साथ साथ करेंगे। इससे क्या होगा, आपका बेस जो होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये NCERT रीडिंग ना केवल सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन करने वालों को हेल्पफुल रहेगी, इवन जो स्कूल्स में हैं, जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसके अंदर लाइन टू लाइन अंडरलाइन किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कौन सी लाइन किस तरीके से पेपर में पूछी जाती है। एसएससी एग्जाम्स में किस तरीके से पूछी जाती है, यूपीएससी एग्जाम्स में किस तरीके से पूछी जाती है, स्टेट पीसीएस, एचसीएस, इन सभी एग्जाम्स में किस तरीके से एनसीईआरटी का यूज़ किया जाता है। देखिए, अभी रिसेंटली दिए गए पेपर में मैंने ये पाया कि एनसीईआरटी रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपका बेसिक क्लियर होगा और आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपकी स्टैंडर्ड्स बुक्स बहुत अच्छे से भी क्लियर होगी। तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना और फिर इन डायग्राम्स को अच्छे से समझना ही हमारा मेन मोटो होगा और इसी मोटो पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। सबसे पहले कंटेंट पे आते हैं, बुक के कंटेंट पे आते हैं। बुक के कंटेंट में क्या कहता है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ किस पोजीशन पे है, क्या है। मेन बात इसके अंदर अर्थ की नहीं है, मेन बात इसमें सोलर सिस्टम की है कि सोलर सिस्टम को किस तरीके से हम डील करेंगे। एंड देन नेक्स्ट चैप्टर इज ग्लोब लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड्स। व्हाट इज़ ग्लोब? अगर ग्लोब की बात करूँ तो ग्लोब अर्थ की शेप को रिप्रेजेंट करने वाला एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं हम उसको, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, जो कि ह्यूमन मेड बनाया होता है, जो कि अर्थ के हर एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यानी कि बेसिकली क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो पहचानना होता है कि अर्थ की कौन सी जगह कहाँ पर है, वहाँ पे हमें ग्लोब और उनके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प होती है। यानी कि अर्थ को स्टडी करने के लिए, अर्थ को अच्छे से स्टडी करने के लिए, अर्थ की जगहों को स्टडी करने के लिए, उसके पॉइंट्स को पता करने के लिए, उसकी जगह के पॉइंट्स को पता करने के लिए, कोऑर्डिनेट्स को पता करने के लिए ग्लोब हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मोशंस ऑफ द अर्थ, देखिए आपको भी पता है अर्थ जो होती है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है और अर्थ जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। तो क्या इसका इफेक्ट कुछ होता है? इस मोशन से हमें क्या क्या मिलता है, क्या डे एंड नाइट होते हैं, कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। मैप के अंदर बेसिकली मैप किस लिए यूज़ होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? बेसिकली रास्ता पता करने के लिए बनाए जाते हैं, सारी चीज़ें हम इसके लिए। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ और कंट्री इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ मीन्स आर अर्थ के ऊपर बेसिकली सी कितने हैं, बेसिकली माउंटेन्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ का मतलब जितने मेजर प्लेटू होगा हमारे पास, ठीक है ना, माउंटेन्स हो गए हमारे पास, बहुत सी चीज़ें हम इनके अंदर सारी चीज़ पढ़ेंगे। फिर हम इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर इंडिया के क्लाइमेट्स और वेजिटेटिव वाइल्ड लाइफ के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। कंटेंट समझने के बाद ही हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चीज़ के ऊपर। देखिए, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। देखिए, यहाँ पे सोलर सिस्टम है, इसका हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, आपको एक NCERT के अंदर बात बता दूँ। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स रिलेटेड चीज़ें कर रही हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि NCERT स्पीड में पढ़नी आपको आनी चाहिए। यू विल नीड फर्स्ट टॉर्च, वन शीट ऑफ न प्लेन पेपर, पेंसिल्स एंड न नीडल्स। अब ये पैराग्राफ है, ये देखिए, ये पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ क्या बताता है? ये एक एक्सपेरिमेंटल व्यू है। एक्सपेरिमेंटल व्यू मीन सर वो यह चीज़ बताना चाहता है कि अगर आपको सही तरीके से चीज़ें पढ़नी है, मतलब एक्सपेरिमेंट है कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट है। देखिए, मैं बताता हूँ, ये कहता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना पड़ेगा, आपको और क्या करना पड़ेगा, एक बॉल लेनी पड़ेगी, एक टॉर्च लेनी पड़ेगी। अब क्या करता है कि बेसिकली क्या करता है, एक टॉर्च, यहाँ पर एक टॉर्च है, टॉर्च से बेसिकली लाइट डालेगा और लाइट डालेगा तो यहाँ पे एक बॉल रखेगा, पीस ऑफ पेपर की एक बॉल बनाएगा, कहेगा कि यहाँ पर अगर लाइट डल रही है तो ये अर्थ का जो ये वाला साइड है ना, ये डे साइड है एंड दिस साइड इज अ नाइट साइड। ये डे साइड हो जाएगा और ये हमारे पास कौन सा साइड हो जाएगा, ये नाइट साइड हो जाएगा। डे साइड और नाइट साइड। अब कहता है कि ये अगर रोटेट करेगी ना तो डे साइड नाइट साइड में आ जाएगा, नाइट साइड डे साइड में आ जाएगा। ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल है। अब देखो, ये जो चीज़ है ना, ये जो मैंने अभी समझा, ये पूरा पैराग्राफ से केवल और केवल क्लास स्टूडेंट्स के लिए है, गवर्नमेंट एग्जाम्स करने वालों के लिए नहीं। अगर आप इतना सारा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। अंडरस्टैंड? तो चलिए नेक्स्ट है, सबसे पहले तो इसके अंदर सबसे
हेडलाइंस और जो ब्लैक पार्ट्स जो बोल्ड लेटर्स में चीज़ें होती हैं, जैसे कि फुल मून्स एंड आर न्यू मून्स. व्हाट इज द फुल मून्स एंड द न्यू मून्स? फुल मून्स आर पूर्णिमा एंड द न्यू मून्स आर न्यू मून नाइट और अमावस्या. अमावस्या मीन्स आर जहाँ पर बिल्कुल भी, पूर्णिमा मतलब पूरा चांद, अमावस्या मतलब जहाँ पर बिल्कुल भी चांद नहीं दिखाई देता है. कहते हैं ना कि अमावस्या का चांद हो गया है. मेन चीज़ हमारे पास क्या आती है यहाँ पे? सेलेस्टियल बॉडी आती है. सेलेस्टियल बॉडी देखिए क्या कहते हैं? द सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई और कॉल्ड सेलेस्टियल. अब देखिए ये लाइन यू क्यों आ सकती है HCS के अंदर और PCS के अंदर? कैसे लाइन आ सकती है? स्टेटमेंट्स आएंगी सीधी सीधी. इस बार HCS में भी ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स आई थी. इस स्टेटमेंट्स में क्या आया था कि भाई क्या दे देंगे? सन, मून एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई. शाइनिंग इन द नाइट स्काई, देखो शाइनिंग इन द नाइट स्काई, सन मून, मून शाइन करता है, सन मून शाइन करता है. अंडरस्टैंड? अब एक बात बताइए, क्या इसके अंदर मार्स जो शाइन नहीं करता है? आई बात समझ में? जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ नेपच्यून्स, अगर मैं बात कर लूँ हमारे पास वीनस, अगर मैं बात कर लूँ हमारे पास कोई भी मरकरी, क्या वो शाइन करते हैं नहीं करते? यानी कि क्या वो सेलेस्टियल बॉडी में आएंगे या नहीं आएंगे? ये सारी चीज़ें हमारे पास होते हैं. सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेज. दे आर मेड अप ऑफ गैसेज एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट. अब देखो ये लाइन आ सकती है बिल्कुल की. क्या कह रहा है कि सेलेस्टियल बॉडी की अपनी खुद की हीट होती है और अपनी खुद का लाइट होता है. अर्थ और मार्स का अपना खुद का लाइट, अपनी खुद की बॉडी है नहीं. अगर अर्थ और मार्स का अपना खुद का लाइट और अपनी बॉडी नहीं है, इसका मतलब वो सेलेस्टियल बॉडी नहीं है. और स्टेटमेंट कैसे आएगी भैया? स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसी आएगी दैट मार्स इज सेलेस्टियल बॉडी. मार्स इज अ सेलेस्टियल बॉडी. हाँ जी बताइए, मार्स इज अ सेलेस्टियल बॉडी और नॉट? ये वाली बिल्कुल स्टेटमेंट आएगी. कहेगा कि स्टेटमेंट ए राइट और रॉन्ग है? इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि देखिए ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आज से हम ये चीज़ कर लेते हैं कि अपने शॉर्ट्स नोट्स में एक लाइन बिल्कुल इसकी डाल लीजिए कि सेलेस्टियल बॉडी के अंदर केवल वही ऑब्जेक्ट्स आते हैं जिनकी अपनी खुद की हीट होती है और अपना खुद का लाइट होता है, और जो स्टार्स होते हैं उन्हें सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं. आई बात समझ में? नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? काउंटलेस ट्विंकलिंग stars in the night skies are similar to the suns, but we do not feel their heat or light and they look so tiny because they are very far. ये तो सभी को पता है कि वेरी फार होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं. ये हमारे पास सेलेस्टियल बॉडी आती हैं. अब मेन हमारे पास बहुत सा अच्छा हमारे पास है. देखिए ये क्या लिखा है? सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार. अब ये सीधी सीधी लाइन आती है दैट सप्तऋषि इज अ सेलेस्टियल बॉडी. सीधी सीधी लाइन क्या आएगी? सप्तऋषि इज अ सेलेस्टियल बॉडी. Yes, Saptarishi is a celestial body because Saptarishis are made from the stars. What are Saptarishis? अब यहाँ पर आपको पता चलना स्टार्ट करेगा कि सप्तऋषि हमारे पास क्या होते हैं. कहता है कि while watching in the night sky, you may notice various pattern formed by the different group of stars. Various pattern formed by the different group of stars, and these are called constellations. And Ursa Major and Big Bear is one such constellations, and one of the most easily recognizable constellations is the Saptarishi, means are seven rishi, यानी कि seven sages. सेवन सेजेस मीन्स आर कॉन्स्टिलेशंस. ये हमारे पास होते हैं. कॉन्स्टिलेशंस की अलग पैटर्न होती है, कॉन्स्टिलेशंस की अलग चीज़ें होती है. अब ध्यान से देखिए ये कॉन्स्टिलेशंस है. अब ये क्या कहता है कि देखिए आप खड़े होइए, आप खड़े होंगे, ठीक है ना. आपने क्या करना है? आपकी बॉडी का फेस जो होना चाहिए ना, आपकी बॉडी का पीठ जो होनी चाहिए आपकी वेस्ट की तरफ होनी चाहिए, ठीक है ना. आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर किधर की तरफ होना चाहिए? ईस्ट की तरफ होना चाहिए. देखिए डायरेक्शन अगर मैं आपको बता दूं तो इस तरीके से डायरेक्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है ना. देखिए ये डायरेक्शन हमारे पास क्या होता है? नॉर्थ, दिस वन इज इन साउथ, दिस वन इज इन वेस्ट एंड दिस वन इज इन ईस्ट. यानी कि आपको इस तरीके से खड़ा होना है. जब आप इस तरीके से खड़े होते हैं तो आपको एक द पॉइंटर स्टार्स दिखेगा, एक पॉइंटर स्टार. और उस पॉइंटर स्टार को बिल्कुल सीधे 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 करेंगे ना, उसको जोड़ेंगे आप बिल्कुल सीधे, तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन का यानी कि नॉर्थ स्टार आपको मिलना स्टार्ट करेगा, पोलर स्टार मिलना स्टार्ट करेगा. आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं कि कॉन्स्टिलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब ध्यान से सुनिए अब कॉन्स्टिलेशन किस तरीके से इंपॉर्टेंट है. SSC में बनता है ये. देखो ये तो बनेगा सीधा HCS में, यूपीएससी का तो सीधा नहीं आएगा, क्योंकि यूपीएससी
करंट से रिलेटेड सवाल पूछती है। करंट में जिस दिन ये कॉन्स्टलेशंस आ जाएगा तो करंट से रिलेटेड सवाल इसका आ जाएगा। बट HCS हो गया, स्टेट PCS हो गया, या कोई बहुत से PCS हो गए, वो हमारे पास किस तरीके से NCERT को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, वो इस तरीके से। हाँ, SSC कैसे यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि उर्सा मेजर्स और बिग बियर इज द वन सच कॉन्स्टलेशन। अब ये SSC के यहाँ पे सीधा सीधा लिख लो, ये SSC के अंदर आएंगे कि व्हाट इज द बिग बियर, व्हाट इज द उर्सा मेजर्स। अब उर्सा मेजर्स इज 4 ऑप्शन होंगे, कॉन्स्टलेशंस होगा, पोलर स्टार होगा, प्लैनेट्स होगा, या सेलेस्टियल बॉडी होगा, कुछ भी चीज़ें इनके अंदर हो सकती हैं, लेकिन आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें इसमें, कौन सी चीज़ें नहीं हैं। कॉन्स्टलेशन, चलिए कॉन्स्टलेशन से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और इनसे तो हम देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। सप्तऋषि, बस ये मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि आपको एक एक चीज़ें याद होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SSC मेंस आर, ये SSC HCS के अंदर आने वाली चीज़ है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे जब आपकी सारी चीज़ होनी स्टार्ट होगी तो आपको पता चलेगा कि इट्स रियली अ हेल्पफुल एक्सरसाइज। मेरे साथ साथ आप NCERT को पढ़ते चले जाइए और फिर रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएगी। रिस्पॉन्स अगर हमारा अच्छा रहा तो हम बहुत स्पीड में वीडियो बनाएंगे और बहुत स्पीड में सारी चीज़ें करते भी चले जाएंगे। चलिए, सप्तऋषि तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं उर्सा मेजर। देखो इसको पूरा पढ़ते हैं। इट इज़ द ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशंस। आस्क समवन एल्डर्स इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशंस इन द स्काईज। चलिए इसको देखो। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन directions during the night with the help of stars, and the north star indicate the north direction and it is called polar star। अब ये स्टेटमेंट स्टेट PCS और HCS की है कि इन विच डायरेक्शन। अब सीधा क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट यही आ जाएगी, बिल्कुल सही होगी, सही लगेगी हमें बिल्कुल सही लगेगी, लेकिन नहीं हो सकता बिल्कुल ही। अब उसमें क्या लिखा होगा कि पोलर स्टार हेल्प्स द पीपल in ancient time to find या to detect the west direction। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब इतना पढ़ेंगे बच्चे, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे पास चीज़ें आनी स्टार्ट हो रही है। इसी चीज़ से अब ये बहुत से बच्चे देखेंगे कि अरे पोलर स्टार किसको, वेस्ट को करता था, नॉर्थ को करता था। अब जिसने पढ़ा हुआ उसका हो जाएगा और जिसका नहीं पढ़ा हुआ उसका नहीं होएगा। सभी बच्चों को सही लगेगा, लेकिन होता क्या है, ये गलत होता है। और कई बार यहाँ पे नॉर्थ भी लिखा होता है और नॉर्थ लिखा होता है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होती है। इसी तरीके से हमारा एलिमिनेशन मेथड चलता है। स्टेटमेंट्स हमें पता होगी तो हमारे एलिमिनेशन मेथड पर चलेंगे, अदरवाइज हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए, पोलर स्टार्स के बाद हम आते हैं प्लैनेट्स के ऊपर। देखिए इसके बीच में कुछ भी नहीं है, इमेजिनरी लाइन्स एंड दिस ड्रॉ कीजिए सब। कहते हैं कि some celestial bodies do not have their own heat, some celestial bodies do not have their own heat and light, they are lit by the light of the stars, such bodies are called planets। अब यहाँ पर आ गया है, देखा आ गया ना, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था कि मार्स इज सेलेस्टियल बॉडी। अब यहाँ पर तो क्या कह रहा है कि सेलेस्टियल बॉडीज आर दे व्हिच हैव अ हीट एंड दिस। अब यहाँ से बच्चों का कॉन्सेप्ट बनना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से हमें क्या बनाना है कि सेलेस्टियल बॉडीज वही होती हैं, प्लैनेट्स भी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर रहते हैं, यानी कि स्पेस के अंदर जो चीज़ मिलेगी ना वो सेलेस्टियल बॉडी है बस। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैंटिया विच मीन्स आर वंडरर्स, यानी कि अद्भुत चीज़ें हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि चलिए, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट एंड इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन्स एंड विच इज our nearest stars, which is our nearest stars, first sun is our nearest stars, and if we look at the earth from the great distance, say the moon, it will appear to be shining just as a moon। the moon that we see in the sky is a satellite। अब देखो, moon is a satellite। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बना, सीधा SSC का बना कि moon is a satellite means sir moon is what, moon is a natural satellite, moon is a natural satellite। moon हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि मून हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है, क्या है? इट इज द कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ। कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ मींस यार ये हमारे अर्थ के साथ रहता है एंड मूव अराउंड इट लाइक अवर अर्थ, एंड देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीटेड एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर मून टू। उन्हीं से कोई मून होते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये क्या कहता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या कहते हैं, कहते हैं कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग अराउंड देम। अब ये सीधी सीधी को सीधा है कि अब इसमें से 2 दे देगा, 1 नहीं देगा,
कि अब किसके अराउंड रिंग्स होती है, किसके अराउंड रिंग्स नहीं होती है। अगर मैं इसके अंदर देखूं तो इसमें रिंग्स किसके अराउंड है, केवल सैटर्न के अराउंड है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, बट यहाँ तो सैटर्न नहीं दे रहा है, सैटर्न के अंदर ही रिंग्स है। इट मीन्स और ये हमारे पास कंफ्यूजिंग मटेरियल के साथ चलती है, और जैसे ही कंफ्यूजिंग मटेरियल के साथ चलती है, एग्जामिनर बनाने वाला इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। और जब इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से चीज़ें नहीं पढ़नी है। दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रीज, स्मॉल डेब्रीज। अब ये डेब्रीज मीन सर क्या होता है, देखिए जो प्लैनेट्स के जो स्पेस के अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, वो पत्थर या प्लैनेट्स का कूड़ा कचरा होता है, जैसे स्पेस चीज़ें होती है, उनसे रिलेटेड ये चीज़ें बनने स्टार्ट होती है। स्मॉल डेब्रीज से ही मिलकर के ये सारी चीज़ें आती हैं। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। अगर पावरफुल टेलीस्कोप लोगे तो आपको होना चाहिए। देखिए इस डायग्राम में मैं तो थोड़ा सा प्रेफर करूँगा कि इनको भी रिंग्स थोड़ी बहुत दिखानी चाहिए, बट वो थोड़ी बहुत रिंग्स है नहीं इसमें। जैसे इसमें भी अगर ध्यान से देखो तो ये रिंग्स ही आनी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर भी ये रिंग्स आनी स्टार्ट हुई। तो चलो सोलर सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द सन 8 planets, हाउ मेनी प्लैनेट्स, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids। यानी कि meteoroids और asteroids जो अदर है, सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स को छोड़ के, सन को छोड़ के, सैटेलाइट्स को छोड़ करके बाकी अदर जो चीज़ें होती हैं सारी क्या क्या कहलाती हैं, एस्ट्रॉइड्स कहलाती हैं और मीटरॉइड्स कहलाती हैं। चलिए एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स को साथ साथ पढ़ेंगे, बाद में पता चलेंगे कि एस्ट्रॉइड मीटरॉइड्स क्या होते हैं। देखिए साथ साथ आप लगा रहे हैं, दिस वन इज एसएससी, सीधा एसएससी में आएगा नेचुरल एग्जाम, और यहाँ पर ये स्टेट पीसीएस यानी कि एचसीएस का सीधे सीधा हमारे पास बन सकता है। अभी तो हमें पढ़ना है और फिर जब रिवीजन करनी है तो जो हम हाईलाइट्स कर रहे हैं उसी की हम रिवीजन करेंगे, और बाद में हम उसके कुछ भी नहीं करेंगे। चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए डायग्राम कभी नहीं छोड़नी चाहिए एनसीईआरटी के अंदर। अगर आप एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम छोड़ते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, क्योंकि डायग्राम ही हैं जो कि सारा सारांश लेके रखते हैं उसके अंदर। चलिए सबसे पहले डायग्राम में के अंदर थे, सबसे पहले पढ़ते हैं ये फिगर किस चीज़ की है, तो सोलर सिस्टम। ठीक है, सोर्स कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया प्लेनेटरी, दैट इज प्लेनेटरी नेम्स .wr.usgs.government पेज, गवर्नमेंट की एक वेबसाइट से, जहाँ पे वो साइंस का एग्जीबिशन, साइंस की साइंटिफिक रिलेटेड चीज़ें जितनी भी है वो वहाँ से कलेक्ट की जाती है। साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करके डाटा वहीं पर ही डालते हैं, वो वेरीफाइड डाटा होता है, तो वहीं से वेरीफाइड डाटा यहाँ से डाला गया है। चलिए सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पे कितने, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। देखिए नेपच्यून का डाउटेड रहता है अभी कि वो जो है हमारे पास, देखिए इसको तो मेरे हिसाब से क्या है कि नेपच्यून पहले प्लेनेट था, अब प्लेनेट नहीं है। नेपच्यून अब प्लेनेट क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसका जो ऑर्बिट है वो स्पेसिफाई नहीं हुआ था, वो किस ऑर्बिट के अंदर, क्या वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है नहीं करता है, कितने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, उसका कोई ऑर्बिट स्पेसिफाई नहीं होता। क्यों स्पेसिफाई नहीं हुआ था, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लंबा है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगा, नेपच्यून यहाँ से शुरू हुआ है तो उसको दोबारा यहीं पर आना चाहिए था, लेकिन बहुत टाइम हो गया कि वो दिख ही नहीं रहा कि वो बेसिकली चल रहा है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्लो स्पीड से चल रहा है कि उसको पता है क्या वो रिवॉल्व करेगा या वो रिवॉल्व नहीं भी करेगा। समझ रहे हैं ना, क्या वो स्टिल है, कई बार तो ऐसा लगता है कि वो स्टिल, लेकिन वो स्टिल नहीं होता, वो चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो क्या ऑर्बिट, तो साइंटिस्ट ने पहले इसको क्या करा था, प्लैनेट्स में डाल दिया था, अब इसको प्लैनेट्स में नहीं डाला गया है। जहां तक मैं फिर भी मैं एक बार वेरीफाई कर लूँगा, वेरीफाई करने के बाद ही आपको ये चीज़ बताऊंगा कि नेपच्यून्स प्लैनेट्स में, नेक्स्ट क्लास में आपको ये चीज़ डेफिनेटली मिलेगी कि नेपच्यून्स आपका प्लैनेट है या प्लैनेट नहीं है। अगर नेपच्यून प्लैनेट नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन है। अगर नेपच्यून प्लैनेट नहीं हुआ तो, अगर नेपच्यून प्लैनेट हुआ तो भी ये क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड। चलिए ये तो बहुत ज़्यादा डीप डाटा हो जाता है, लेकिन एक गो थ्रू हमारा बनता ही है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या आता है, मरकरी आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, वीनस आता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, अर्थ आता है। अर्थ ब्लू प्लेनेट भी कहलाता है, देखो ब्लू कलर है ना इसमें, दैट इज कॉल्ड ब्लू, तो अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। आई बात समझ में। मार्स को रेड प्लेनेट कहते हैं, मार्स को कैसा प्लेनेट कहते हैं, रेड प्लेनेट कहते हैं। देखिए मरकरी, दैट, अब मरकरी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई, मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट कहूँ तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब बेसिकली जो हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा लो होता है, इसलिए मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, मेल्ट तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट उसका बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अर्थ के बहुत ज़्यादा पास होते हुए भी ये सारी चीज़ें इनके पास रहती है। देखिए अर्थ के जितने ज़्यादा पास होगा उतने ज़्यादा हीटअप होगा, उतनी ज़्यादा उसके अंदर गर्मी होगी। सेम विनस के पास भी होगी, अर्थ के पास भी होगी, मार्स के। देखिए मेन चीज़ हमारे पास क्या है, ये एस्ट्रोनॉमिकल बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट, बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल बेल्ट भी कहते हैं इसके, एस्ट्रॉइड बेल्ट भी इसे कहा जाता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होता है, देखिए
एस्ट्रॉइड बेल्ट के इनसाइड, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझिए बिल्कुल ध्यान से। मैं रेड पेन इसमें यूज़ करता हूँ, रेड पेन नहीं, ये शायद ये वाला पेन इसके अंदर चलेगा। देखिए नहीं चल रहा ये वाला पेन, रेड पेन ही चलेगा शायद से, तो ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे नहीं, रेड पेन भी नहीं चल रहा, चलिए कोई नहीं, बहुत ज़्यादा ब्लैक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, देखिए ये जो है ना, ये जो है ये दैट वन इज़, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है, ये ब्लू पेन भी नहीं ले चलेगा। रंग ब्लैक के ऊपर तो बहुत ऑब्जर्वर होता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसीलिए एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट जो होता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट के इधर वाले जितने प्लैनेट होते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट के इधर वाले जितने प्लैनेट, ये जितने प्लैनेट होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास कौन से होते हैं, गैसियस प्लैनेट होते हैं। दैट वन इज गैसियस प्लैनेट। और ये जितने भी प्लैनेट होते हैं, ये हमारे पास सॉलिड प्लैनेट होते हैं। यानी कि सही बात बताऊं तो इधर वाले हमारे पास कैसे प्लैनेट होंगे, सॉलिड प्लैनेट होंगे, और इधर वाले हमारे पास कैसे प्लैनेट होंगे, वो गैसियस प्लैनेट होंगे। दैट वन इज गैसियस प्लैनेट एंड दैट वन इज सॉलिड प्लैनेट हमारे पास होना स्टार्ट होंगे। एस्ट्रॉइड है। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है, बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो है ना, ये कंसन जो बना रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो जितने भी ये प्रेशर्स को अच्छे खासा मेंटेन करके रखते हैं। जैसे ही प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं और टेम्परेचर हाई रह जाता है, टेम्परेचर थोड़ा बहुत हाई और प्रेशर मेंटेन करके, प्रेशर थोड़ा सा हाई हो जाता है, तो वो सॉलिडिटी की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लो है, इसलिए प्रेशर लो होने की वजह से ये सॉलिडिटी नहीं, ये गैसेस की तरफ आना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको एक सीधा सा कॉन्सेप्ट मैं बनाता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि भाई, जैसे ये कोई कंटेनर है, यहाँ पे क्या है, ये गैसेस के पार्टिकल्स है। अगर आप इस कंटेनर के ऊपर आप प्रेशर डाल देंगे, इस कंटेनर के ऊपर प्रेशर डाल देंगे और इसका थोड़ा सा टेम्परेचर क्या कर देंगे, टेम्परेचर इसका थोड़ा सा चेंज कर देंगे, चाहे कूल टेम्परेचर कर देंगे, चाहे थोड़ा सा हॉट टेम्परेचर कर देंगे। जैसे इसको टेम्परेचर चेंज कर देंगे, बेसिकली होगा क्या, ये बिल्कुल पास पास आएंगे। देखिए जैसे ये पास पास आएंगे, ये पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे। जैसे पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे, बॉन्डिंग होगी पार्टिकल के बीच में, और पार्टिकल के बीच में बॉन्डिंग होगी, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जुड़ेगा। तो जैसे ही पार्टिकल के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, वो सॉलिड हो जाता है। देखिए आपको तीन चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता हूँ। नंबर 1 इज अ सॉलिड, नंबर 2 इज अ लिक्विड एंड नंबर 3 इज अ गैस। सॉलिड के अंदर क्या होता है, सॉलिड के अंदर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बॉन्डिंग में रहता है। ये पार्टिकल दूसरा पार्टिकल, तो अगर मैं इस पार्टिकल को मूव करूंगा तो ये स्प्रिंग टाइप समथिंग कुछ में बॉन्ड होने स्टार्ट करते हैं। जैसे स्प्रिंग रहेगा यहाँ पे, ये स्प्रिंग। अगर मैं इसको मूव करूंगा तो ये इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा और इसको भी खींचेगा, और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली टाइट है तो तीनों को खींचेगा, और ये भी इसको खींचेगा। इसका मतलब है कि इसको मैं जैसे ही मूव करूंगा ना, ये मूव नहीं होगा, और मूव अगर होगा तो इसको भी खींचेगा। इसीलिए ये रिजिड कहलाता है। यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ऑन द अदर हैंड लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल होता है, ये जुड़े तो होते हैं, लेकिन ये जुड़े ऐसे होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नहीं जुड़े होते। यानी कि क्या है, मैं इसको खींचूंगा, ये थोड़ा सा तो इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, लेकिन बाद में ये इससे बिल्कुल अलग हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो पानी है, और पानी के अंदर अगर मैं ऐसे हाथ डालूं तो हाथ डालूंगा तो पानी के अंदर हाथ डालूंगा तो पानी तो निकल जाएगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड बर्फ हो गया, बर्फ के अंदर अगर मैं हाथ डालूंगा तो बर्फ का तो बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि इस पेज के अंदर हाथ डाल रहा हूं तो पेज का बॉन्ड थोड़ी टूट रहा है। अब पेज का बॉन्ड कैसे टूटेगा, अगर एक पेज है, अगर मैं इसके अंदर, ये देख लीजिए ये पेज है, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, ये देखिए अब ये बॉन्ड टूट गया ना इसका, दैट वन इज बॉन्ड टूट गया। अगर बॉन्ड टूट गया तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे खींच के बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन अब देखो, सपोज करो यहाँ पे एयर है, एयर के अंदर मैं हाथ डाल रहा हूँ, बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड है ही नहीं उसके बीच में। तो यही हमारे पास होता है कि सॉलिडिटी, लिक्विडिटी और गैसेस के बीच में हमारे पास होते हैं। और दूसरी बात, जो यहाँ के प्लैनेट्स होते हैं ये कोल्ड प्लैनेट होते हैं, यहाँ के प्लैनेट्स जो होते हैं वो हॉट प्लैनेट्स होते हैं। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हॉट है। अब आप ये कहोगे कि सर आप तो एक बात बताओ कि किसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो वो मेल्ट हो जाता है। अरे भैया, वो डिपेंड करता है कि उस मटेरियल का, उस सॉइल का, वहाँ का मेल्टिंग पॉइंट कितना है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है। आई बात समझ में। जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है क्या नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर एक बात बताओ, फिर तो मरकरी जो आता है, मरकरी का तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है। अगर मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो है तो आप एक बात बताओ कि मरकरी तो फिर तो लिक्विड होगा ना। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि मरकरी लिक्विड कह सकते हैं, लेकिन मरकरी सॉलिड में आ जाता है। मरकरी क्यों सॉलिड में आ सकता है, क्योंकि जब लिक्विड बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में पास आ जाएगा तो लिक्विड भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी हमारे पास सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। पहले तो जेली टाइप समथिंग बनती है, फिर जेली टाइप बनने के बाद ही ये सारी चीज़ें अलग अलग आना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब ये बात तो, ये कॉन्सेप्ट तो हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है। इसके ऊपर हम कितने भी डीप जा सकते हैं, कितनी भी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ यही बात समझनी है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट्स के जो ये वाले हैं, यानी कि एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो बाद वाले हैं वो हमारे पास गैसियस होते हैं, कोल्ड प्लैनेट होते हैं। गैस एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो पास वाले होते हैं वो सॉलिड होते हैं, हॉटर प्लैनेट होते हैं। अब देखो यहाँ पे मरकरी 1 ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज लेता है ये एक रिवॉल्यूशन करने में, एंड 1 स्पिन
59 डेज में बड़ा स्लो स्पिन करता है, यानी कि हमारे 59 डेज हो जाते हैं, इसका एक होना, यानी इसका एक स्पिन होना स्टार्ट करता है। विनस वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 255 डेज, यानी कि 250, सॉरी ये स्लो नहीं मतलब बहुत तेज़ करता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ करता है। यानी कि हमारे यहाँ पे 365 डेज होते हैं, यानी कि स्पिनिंग, पूरी स्पिनिंग जो होती है 365 स्पिनिंग के अंदर पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, ये 59 स्पिनिंग के अंदर पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता है। आई बात समझ में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज इक्वल टू 255 डेज, कितने डेज रहता है 255 डेज, एंड वन स्पिन ऑन एक्सिस इज इक्वल टू 253 डेज। अब सॉरी मैं फिर से गलत बोल गया हूँ आपको, सॉरी फॉर दैट। कि 59 डेज बेसिकली बहुत स्लो लेता है यहाँ पे, जैसे कि हमारे अर्थ के ऊपर, अर्थ के साथ कंपेयर करो इसको, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा। कहता है कि वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 365 डेज। अब 365 दिनों में कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, बट वन स्पिन कितने दिनों में करता है, वो 1 डेज के अंदर करता है, और ये वन स्पिन कितने दिनों 59 डेज में, यानी कि बहुत ज़्यादा स्लो। और इससे भी ज़्यादा स्लो विनस होता है। और मार्स की बात करें तो मार्स तो बिल्कुल हमारे साथ साथ चलता है, लेकिन उसका ऑर्बिट लंबा होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन करता है। मार्स के 2 मून होते हैं, हमारे पास देखो इसका तो मून है ही नहीं और इसका भी मून नहीं है। हमारे अर्थ का जो है वो एक मून, अर्थ का हमारे पास एक मून है, मार्स के 2 मून होते हैं। ऐसे अगर हम जुपिटर के पास जाए तो जुपिटर के अंदर जो हमारे पास मून होंगे वो 53 होंगे, सैटर्न के अंदर मून भी 53 है, यूरेनस के अंदर मून कितने हैं 27 है। अब ये एसएससी का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि विच वन हैव ना, विच वन हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ, विच वन हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ मून, विच वन हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ मून। अब 2 की पेयर देगा, कौन सा, अर्थ और मार्स देगा, सैटर्न और यूरेनस देगा, जुपिटर और सैटर्न देगा, नेपच्यून देगा। अब 2 में भाई बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, आई बात समझ में। तो इसमें केवल लक चलता है बच्चों का, लेकिन अगर हम ध्यान से एनसीईआरटी पढ़े तो हमारा लक नहीं चलता। यहाँ पर आनी स्टार्ट होती है कि आज से ही एक बात पता कर लो, 53 नंबर ऑफ जो मून होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो किसके होते हैं, नेपच्यून और सैटर्न के होते हैं। इनर प्लैनेट्स वेरी क्लोज टू द सन एंड दे आर मेड अप ऑफ रॉक एंड वेरी फार फ्रॉम द सन दे आर ह्यूज प्लैनेट्स एंड मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। ये गैसेस और लिक्विड से हमारे पास बनने स्टार्ट होते हैं। चलिए ये तो हमारे पास हो गया है, इसके बाद हम करना स्टार्ट करते हैं आगे, ये वाली चीज़ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हमारा पास खत्म होने वाला है, फिर उसके बाद हम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन god. Soul means are sun god. Solar means are related to the sun. The family of the solar systems is therefore called the solar systems. While down as many words use the word solar on your own as you can. यानी कि आप इसको किसी भी तरीके का नाम दे सकते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल ये इतना ज़्यादा वो नहीं है, इतना बिल्कुल भी नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या नहीं होता। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ पे ये बताएगा। ये क्या बता रहे हैं, जियो रिलेटेड मीन्स जी, लोजी मीन्स आर, लोजिया मीन्स आर स्टडी ऑफ द अर्थ, यानी कि जियोलॉजी मीन्स आर स्टडी ऑफ द अर्थ, जियोमेट्री मीन्स आर मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, एंड जियोइड मीन्स आर रिजेबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। अब ये सिनोनियम्स है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आते हैं, ये बहुत सी चीज़ों में आते हैं। इंग्लिश का सीधा सीधा यहाँ से बनाना स्टार्ट करता है। कैसे कहता है मैनी वर्ड्स यूज्ड इन द लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम द सम अदर लैंग्वेज। जियोग्राफी फॉर एग्जांपल इज एन इंग्लिश वर्ड एंड इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक्स। जियोग्राफी इज एन इंग्लिश वर्ड बट उसका ओरिजिन कहाँ से, ग्रीक से, विच रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द अर्थ एंड इट इज मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। जी मीन्स आर अर्थ एंड द ग्राफिया मीन्स आर राइटिंग, फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। तो जियोलॉजी मीन्स आर स्टडी ऑफ द अर्थ, जियोमेट्री मीन्स आर मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, एंड जियोइड मीन्स आर मेजरमेंट ऑफ रिजेंबलिंग द शेप ऑफ अर्थ। अब डू यू नो, सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं, फिर इसके बाद ये वाला पैराग्राफ आना स्टार्ट करेंगे। कहता है कि ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन fascinating gazing at night sky. Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. Aryabhatta was the famous astronomer of ancient India. He said that the moon and the planet shine due to reflected sunlight. Today, astronomers all over the world are busy exploring the universe. अब एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोलॉजर्स, देखिए दो वर्ड होते हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मीन्स आर एक्चुअली में सेलेस्टियल बॉडी की स्टडी, और एस्ट्रोलॉजी मीन्स आर पोजीशन ऑफ द स्टार्स,
की स्टडी कि स्टार्स किस तरीके से पोजीशन में होते हैं, कौन सी वेव करते हैं। एस्ट्रोलॉजी हम अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी वह वाली चीज़ होती है जिसमें भविष्य को बताया जाता है, जिसमें किस्मत को बताया जाता है, जिसमें कई चीज़ों को बताया जाता है, वो हमारे पास एस्ट्रोलॉजी होती है। तो हमारे पास एक एसएससी का क्या कोड है कि आर्यभट्ट हमारे पास क्या था, एक एस्ट्रोलॉजर था, फर्स्ट इंडियन एंशिएंट एस्ट्रो, फेमस फर्स्ट तो नहीं कहेंगे, फेमस कहेंगे इंडियन एस्ट्रोलॉजर। चलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सन के बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं कि सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज एन ह्यूज एंड emit extremely hot gases. It provides the pulling force that binds it provides the pulling force that binds the solar system, and the sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. अब ये है ना ये जो provides the solar system, अब इससे ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक अलग तरीके की फोर्स लगाता है जिससे कि सभी के सभी क्या होते हैं, बाइंड होते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से बाइंड होना करना स्टार्ट करता है। ये कहता है कि ये जो सन है, दैट वन इज सन, ये जो सन है, सन के अराउंड जितने भी प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, ये प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, एक ये वाला प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, एक ये वाला प्लेनेट रिवॉल्व करेगा, फिर ये वाला प्लेनेट रिवॉल्व करेगा। कहता है कि कोई भी प्लेनेट, ये प्लेनेट यहाँ पर रिवॉल्व करेगा, ये प्लेनेट वहाँ पर क्यों जा रहा है, ये प्लेनेट दोबारा सर्कल में क्यों मुड़ जा रहा है, ये मुड़ जा रहा है किसकी वजह से, सन की वजह से। देखिए आप किस तरीके से करेंगे कि आप एक कोई भी बॉय लीजिए, कोई भी बॉय एज्यूम कीजिए, उस बॉयज़ के हाथ में बेसिकली क्या है, एक पत्थर है और वो उसको क्या इधर की तरफ शॉट, एक बॉल है, बॉल को वो इधर की तरफ बैट से शॉट मार रहा है कोई, जैसे यहाँ पे अगर वो बैट से यहाँ पर शॉट मारेगा, उसको बैट से यहाँ पे शॉट मारेगा, उस बॉल को हिट करेगा तो वो बॉल उधर की तरफ जाएगी, नहीं बॉल उधर की तरफ जाएगी, उससे बंधने की वजह से वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगी और फोर्स लगाने के बाद वो इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेगी, और जब इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेगी तो वो हमारे पास कौन सा आ जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास आ जाता है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं कौन सी फोर्स से जनरेट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से जनरेट होना स्टार्ट होता है। और इस बार एचसीएस में आया भी था ये क्वेश्चंस कि एटमॉस्फेयर जो होता है अर्थ का, वो किस वजह से बाइंड करके रखता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बाइंड करके रखता है, यानी कि फोर्स ही है जो किसी को बाइंड करके रखती है और जिससे वो आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। सन के बारे में अगर हम आगे बढ़ते हैं, बट दैट ट्रेमेंडियस हीट इज नॉट लेफ्ट सो मच बट by us, because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. ये बिल्कुल स्टैटिक डाटा है, एसएससी का डाटा है, बिल्कुल का बिल्कुल लिख लीजिए। कितना है, 150 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं बेटा जी, यानी कि 150 लाख किलोमीटर, सॉरी 150 लाख किलोमीटर नहीं, 1500 लाख किलोमीटर, यानी कि 1500 लाख किलोमीटर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। समथिंग कुछ नियर अबाउट 1.5 करोड़ किलोमीटर समथिंग कुछ आ जाएगा, इतना डिस्टेंस हमारा उसका होता है, किसका, सन का और अर्थ का होता है। अब प्लैनेट्स हमारे पास क्या है, देखिए प्लैनेट्स को याद करने के लिए इसने बहुत अच्छी ट्रिक बताए हैं, ठीक है ना, कौन कौन से प्लैनेट हमारे पास होते हैं। कहता है कि एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, की किसका डिस्टेंस कहाँ पर है, किसका डिस्टेंस कहाँ पर नहीं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी कि हमारी जो बहुत अच्छे, मतलब हमारी मम्मी जो है, जो कि सारा काम बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से बहुत अच्छी तरीके से करती हैं, उन्होंने हमें क्या करे हैं, नट्स सर्व किया, मतलब उन्होंने हमें नट्स खाने के लिए दिए हैं। अब बेसिकली क्या होता है, ये आता है, ये क्वेश्चन आएगा कि 3rd नंबर पे कौन सा आता है, 4th नंबर पे कौन सा आता है, 5th नंबर पे कौन सा प्लैनेट्स आता है, तो आपको बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। और यहाँ से याद करने की बजाय ना इसको याद कीजिए, इसको बिल्कुल याद कीजिए, जैसे कि पहले मरकरी आता, फिर वेनस आता, फिर अर्थ आता, फिर मार्स आता, फिर जुपिटर आता, फिर सैटर्न आता, फिर यूरेनस आता, फिर वहाँ से अगर आप चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। All the 8 planets of the solar systems moves around the sun is in fixed path. These paths are elongated and called orbits. बात आ गई समझ में। तो ऑर्बिट्स तो एक सिनोनियम से ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना है कि जो प्लैनेट्स मूव करते हैं वो ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन एंड इट टेक्स only 88 days to complete one round on the orbit, and Venus is considered as an Earth's twins because its size and shapes are very। अब इसको बिल्कुल अंडरलाइन कीजिए। देखिए मैं लाइन टू लाइन इसीलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपके लिए निकले। HCS के अंदर, स्टेट PCS के अंदर, SSC के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन है कि who is the earth twin, which planets is the earth twins planets, which planets is that the Venus is the earth twins planets। ये GS में आता है बेटा, GS में जितने भी हमारी चीज़ें आती है वो इसमें सारी चीज़ें आती है। Till recently August 26 Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects,
cares 2003 UB13s discovered in recent past may be called the dwarf planet। अब दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ इसको, देखिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा गया है। किसको ड्वार्फ प्लैनेट किया गया है? अब ये दोबारा है कि 2006 के अंदर, ठीक है ना, प्लूटो को कंसीडर किया गया था प्लैनेट के। आई बात समझ में? इन द मीनिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड अ डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि केरियस 2003 UB313 डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में भी कॉल्ड। हाँ जी बिल्कुल सही है। देखिए 8 ही प्लैनेट है। अब यहाँ पे देखो आंसर हमें साथ साथ मिल गया है। नेपच्यून जो है ना, नेपच्यून जो है वो प्लैनेट है। ये बिल्कुल कर लीजिए, श्योर कर लीजिए, नेपच्यून इज अ प्लैनेट, बट प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। आई बात समझ में? तो पहले 9 प्लैनेट थे, अब 8 प्लैनेट हो गए हैं। जो नेपच्यून है वो भी एक हमारे पास क्या है, प्लैनेट्स में आना स्टार्ट होता है। सीरस हमारे पास एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, जैसे एस्ट्रोनॉट्स भी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बेल्ट के अंदर एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मीटरॉइड्स होते हैं, उनका नाम लिखा हुआ है एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स के हिसाब से। चलिए यहाँ पे एक करना स्टार्ट करते हैं। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन एंड इट्स साइज इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। ये बिल्कुल अंडरलाइन कीजिए, इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट। फर्स्ट कौन सा है फिर हमारे पास, फर्स्ट प्लैनेट्स कौन सा है साइज के अंदर? देखिए आप जैसे दूर जाएंगे ना तो साइज बढ़ेगा, तो आपको पता चलेगा कौन सा प्लैनेट्स हमारे पास फर्स्ट आता है, कौन सा प्लैनेट्स हमारे पास लास्ट आता है, कौन सा प्लैनेट्स हमारे पास 5th आता है। ये स्टेटमेंट HCS PCS की हमारे पास होती है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स दैट इज वाई इट शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। और ये भी लाइन HCS की है, HCS की बिल्कुल सीधी लाइन है। ये SSC और HCS की लाइन, देखो HCS के अंदर तो सीधी लाइन आती है, सीधा लाइन बनाएगा कि दैट वाई सीधी लाइन होगी। द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल दैट्स वाई इट इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड शेप्ड। अब खैर भी कर सकते हैं हमको, वहाँ पे कई लोग नहीं भी हो सकता, हो भी सकता नहीं, क्या बात कर रहे हैं। वो स्टेटमेंट ठीक भी हो सकता है, स्टेटमेंट राइट भी होता है। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। बेसिकली यहाँ पे ये है कि यही हमारे पास प्लेनेट रहता है। Conditions favorable to support life are probably found only on the earth, and the earth is neither too hot nor too cold. It was water and air and very essential for our survivals. The air was life supporting gases like oxygen. Because of these reasons the earth is a unique planet in the solar system. From the outer space the earth appears blue because its 2/3 part is covered with water. That's why अब ये भी बिल्कुल है कि that अब ये पता होगा जब भी, तो हमारा 2/3 पार्ट का मतलब, अब यहाँ पे 2/3 पार्ट लिखा हुआ है, 2/3 पार्ट। अब 2/3 पार्ट का मतलब क्या होता है? 2/3 पार्ट का मतलब होता है कि 3 में से, यानी कि 75 के नियर अबाउट 66.6% जो हमारे पास है वो अर्थ कैसी है, वो वाटर से घिरी हुई है। आगे बात समझ में? देखिए द मून, अब हम मून के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ओवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट दैट इज द मून एंड इट इज डायमीटर इज ओनली 1/4। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। ये वाली लाइन में हमारे पास HCS की हमारे पास सीधी सीधी लाइन हो जाती है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट्स देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये इसलिए बड़ा दिखता है क्योंकि हमारे पास बिल्कुल पास में होता है। एंड इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। बिल्कुल इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। ये स्टैटिक है, बिल्कुल SSC का स्टैटिक्स है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब हम कंपेयर भी कर सकते हैं। देखो किसी चीज़ को कंपेयर करना ना, उन दोनों चीज़ों को निकालो और दोनों चीज़ों को डिवाइड कर दो। एक क्लासेस में हम जैसे में आगे चलेंगे तो मैं बता दूंगा कि कंपेयर करना किस तरीके से होता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़िए। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज अबाउट 27 days। ये सीधा SSC का एक क्वेश्चन है। एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एग्जैक्टली द सेम टाइम। दैट्स वाई हमें मून की जो है एक ही सरफेस दिखाई देती है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आता है कि हमें अर्थ की जो, हमें मून की जो है एक सरफेस दिखाई देते, पीछे वाली सरफेस क्यों दिखाई देते? क्योंकि स्पिन का जो है वो टाइमिंग अर्थ का और मून का दोनों क्या होता है, वो सेम होता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द
the moon is available to us on the earth, and the moon does not have conditions favorable for the life. It has a mountain, planets, plains and डिप्रेशंस ऑन इट. तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि उसके पास ये सारी चीज़ें ये रहती हैं. अब देखो थोड़ा सा सैटेलाइट के बारे में हम देखना स्टार्ट करते थे. सैटेलाइट के बारे में देखने के बाद हमारा चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा, और ओवर होने के बाद हमें पता चल जाएगा किस तरीके से कैसी चीज़ें ये रहती हैं. अब डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 at I think that is 3 lakh 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड. दिस इज द 1033 लाख, दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड भी कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है ना. 3 में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. येट आता ये है, ये नहीं आएगा, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा. येट इवन विद दिस स्पीड्स द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ. ये सीधा एसएससी का है, सीधा एसएससी का एचसीएस का सीधा सा क्वेश्चन है कि कितना टाइम लेती है. 8 मिनट लेती है वहाँ से लेकर वहाँ तक आने के लिए. नील Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 20 July 1966. 20 July 1966 Neil Armstrong हमारे पास first था. Find out the whether an Indian has landed on the moon. A satellite is a celestial body. देखिए यहाँ पे बिल्कुल आ गया, satellite is a celestial body, क्योंकि मून एक celestial body है. स्पेस के अंदर जो चीज़ होगी ना वो celestial body है. That moves around the planet in the same way as the planet moves around the sun. Human-made satellite is the artificial satellite. It is designed by the scientist to gather information about the universe or for communications. It is carried by a rocket and placed on the orbit around the earth. Some of the Indian satellites in space are INSAT, IRS and EDUSAT. अब ये सीधा एसएससी का, इसको सीधा याद कर लेना और कुछ नहीं करना आपको. और इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें याद करनी है, सारी की सारी चीज़ें बनानी है. मैंने एक एक चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें एसएससी में आ सकते, कौन सी चीज़ें एसएससी में नहीं आ सकते. देखिए दैट वन इज कॉल्ड एस्ट्रॉइड. ये एस्ट्रॉइड बहुत बड़ा पत्थर जो स्पेस के अंदर होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एस्ट्रॉइड आना स्टार्ट होता है. अब देखिए एस्ट्रॉइड की डेफिनेशंस किस तरह की, डेफिनेशन सीधी सीधी आती है हमारे पास. कहता है कि अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज. कैसी होती है, न्यूमरस टिनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन. These bodies are called asteroids and they are found between the orbit of Mars and Jupiter. And scientists are of the view that asteroids are part of the planet which exploded many years back. अब हमारे पास meteoroids भी आ जाता है हमारे पास. The small pieces of rocks which moves around the sun और meteors. So meteors हम ये पढ़ चुके थे कि the small piece of rocks which move around the sun are called meteors. तो सन के अराउंड जितने भी हमारे पास स्मॉल रॉक्स होते हैं जो मूव करते हैं वो हमें क्या कहलाते हैं, वो मीटियोर्स हमारे कहलाते हैं, ठीक है ना. तो मीटियोर्स की डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें पता होना चाहिए कि मीटियोर्स और एस्ट्रॉइड्स हमारे पास क्या होता है. समटाइम्स दीज मीटियोर्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड्स टू ड्रॉप अपॉन एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शंस द एयर. देखो क्या होता है कि जो हमारे पास जो अर्थ होती है हमारे पास, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे हमारे पास यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, अंडरस्टैंड. और जो मीटियोर्स होते हैं पे छोटे छोटे जितने छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो कई बार नीचे आते हैं. आई बात समझ में, और बहुत स्पीड से होता है. इसे ये मीटियोर्स रेन भी कहा जाता है, एक टर्मिनोलॉजी भी होती है, वो भी इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना. वो यहाँ पे आके गिरते हैं बहुत से. तो जो अगर मैं बात करूँ 99% या यूँ कहूँ 99.9% तो हवा में ही बेसिकली वेपराइज हो जाते हैं फ्रिक्शंस की वजह से. ड्यू टू एयर फ्रिक्शंस की वजह से वो वहीं पर ही पिघल जाते हैं और एयर के सब पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं. आगे बेटा बात समझ. तो यहाँ पर ये वाली चीज़ें मीटियोर्स है. तो मीटियोर्स यहाँ मीटियोर्स के अंदर हमने यहाँ पे ये चीज़ें देख ली हैं. अब देखिए ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शंस विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. तो हीट होके वो बर्न हो जाते हैं. इट काज अ फ्लैश ऑफ लाइट, जिसकी वजह से हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं. और इसीलिए हम कई बार कहते हैं ना कि टूटता तारा है, वो टूटता तारा नहीं होता, वो एक्चुअल में मीटियोर्स होते हैं. आई बेटा बात समझ में. तो समटाइम्स a meteor without being completely burnt falls on the earth and create a hollow. तो कई बार बेसिकली क्या करते हैं कि
कुछ टाइम में जो मीटियोर्स होते हैं, कभी कभी जो मीटियोर्स होते हैं वो विदाउट बीन कम्प्लीटली बर्न, पूरे बर्न नहीं होते एंड फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ होलो, और बहुत बड़ा होलो क्रिएट कर देते हैं। देखिए आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, तो वहाँ पर एक मीटियोर्स किया था और वहीं से ही कोहिनूर, वहाँ का पानी आज भी हरा मिलता है, ठीक है ना। अगर आप उसको सर्च करोगे, देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मीटियोर्स वहाँ पर गिरा हुआ है। डू यू सी अ वाइटिश broadband like a white glowing path across the sky on the clear starry night? तो कहता है कि जो क्लियर स्काई है, इस क्लियर स्काई के अंदर आपने ये बेसिकली ये बिल्कुल सफ़ेद रोशनी एक बार देखी होगी, या बिल्कुल ऐसे सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें बिल्कुल देखी होगी। ये एक्चुअल में सफ़ेद चीज़ें नहीं, ये बंच ऑफ स्टार्स है। बंच ऑफ स्टार्स मतलब स्टार्स, मिलियन ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स है, या क्लस्टर्स ऑफ स्टार है। क्लस्टर ऑफ स्टार का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स हमें यहाँ पे हो जाता है। ग्रुप ऑफ स्टार्स बेसिकली इन्हें हम आकाशगंगा भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्की वेव्स। और ये जो लाइन है ना, द क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स, दिस बेंड्स इन अ मिल्की वेव गैलेक्सी एंड आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। तो यहाँ से ये पता लगाया कि ये बताया गया है कि जो क्लस्टर्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, यानी कि बहुत से स्टार्स मिलकर के स्टार्स, एक स्टार से एक सोलर सिस्टम बनता है, और बहुत से सोलर सिस्टम्स आपस में बन करके क्या बनाते हैं? एक गैलेक्सी की फॉर्मेशन करते हैं। और गैलेक्सी को हिंदी में आकाशगंगा भी कहा जाता है। सो व्हाट इज अ गैलेक्सी? इट इज अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज नंबर ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स and clouds of dust and gases, and these are million of such galaxies that are called universe। तो galaxies से मिलकर क्या बनता है? हमारे पास यूनिवर्स मिलना स्टार्ट होता है। तो ये डेफिनेशंस भी हमारे पास आ सकती है कि गैलेक्सीज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ चीज़ें होती हैं। देखिए क्लाउड्स भी मिलेगा, एनवायरनमेंट भी मिलेगा, लाइफ भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा गैलेक्सीज के अंदर, और यूनिवर्स के अंदर तो उससे भी ऊपर मिलेगा। और बहुत बार ये भी बताया गया, अभी साइंटिफिकली तो आया नहीं है ये, लेकिन ये भी बनाया कि यूनिवर्स से भी कई यूनिवर्स बन के भी एक ओमनिवर्स बनता है, एंड बहुत सी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे रहते हैं। कई राइटर्स इस चीज़ से सोचना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बुक के हिसाब से हम यही चीज़ करेंगे कि गैलेक्सी के बाद हमारे पास यूनिवर्स हमारे पास आ जाता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग। तो साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, ये पढ़ने की हमारे को जरूरत नहीं। देखिए मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, दैट वन इज HCS, SSC, UPSC, ये लाइनें हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके अंदर हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए ASO के पेपर में, जैसे कि CSIR का जो हमारे पास रहता है, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर जो ASO के जो फॉर्म होते हैं, या डिपार्टमेंटल जो कई बार जो फॉर्म्स होते हैं या एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दीज statements, and these statements are so useful, I think it helps you a lot. Thank you very much dear।